लास्ट था सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन में आपने पढ़ा था कि whenever two or more waves superimpose on one another, then the resultant displacement will be the vector sum of the displacement of the waves, जितनी भी वो superimpose हो रही है। अब उसी कंसेप्ट पर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, जैसे कि इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है पहले ये समझते हैं, और इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन पे कैसे डिपेंड है ये भी समझ लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है और ये आपने कहां पर देखा है, ये इंटरफेरेंस होता हुआ कहां पर देखा है ये समझो पहले। जब सपोज करो एक डार्क रूम है, इस कंडीशन को समझना, आपने इसे रियल में देखा है तब जाके आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, अगर आप इसे रियल में देख लेते हो, समझ लेते हो। एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में सपोज करो किसी एक वॉल कहो या किसी डोर या कहीं विंडो से, विंडो में से जैसे कई बार विंडो के जो दो वुड होते हैं आपस में लगाते तो बीच में गैप रह जाता है। सपोज को ऐसे ऐसे दो गैप रह गए हैं आसपास में, जब वहां से रोशनी आती है और डार्क रूम है, सामने वाली वॉल है उस पे डलती है, तो आप उस वॉल पे क्या देखोगे, आप देखते हो तो उस पे जो रोशनी है वो पूरा का पूरा ब्राइट नहीं है, वो कुछ लाइंस नजर आ रही होती है, लाइंस नजर आती है। लाइंस का पैटर्न क्या होता है, वो होती है ब्राइट फिर डार्क पूरी तरह से, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क। इस तरह से आपको दीवार पे एक छोटा सा पैटर्न मिलता है। कब मिलता है, जब आप किसी डार्क रूम में किसी भी दीवार किसी भी विंडो से कुछ लाइट आते हुए देखते हो, जो एक से ज्यादा, हम दो की बात कर लें, दो, उसे स्लिट बोलेंगे। जो एक हॉल मैंने बोला था स्ट्रेट हॉल, दैट इज स्लिट, वहां से रोशनी आएगी, वो एक दूसरे पे जब सुपर इम्पोज होगी तो आपको कुछ पैटर्न्स मिलते हैं। तो वो जो पैटर्न्स मिल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में वो किस तरह से रिलेट कर रहा है, इस चीज को समझा रहा हूं। देखो जब आपके पास एक से ज्यादा सोर्स है, सपोज करो हम इस कंडीशन को बना लेते हैं कि अगर आपके पास एक कार्डबोर्ड था, सपोज एक कार्डबोर्ड है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ आपके पास एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है, आप यहाँ दो स्लिट कट कर देते हो, ठीक है, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए। वो सपोज यहाँ पर हमने दो स्लिट कट कर दी, एक यहाँ पर एक यहाँ से, रोशनी यहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी आ रही है। अब यहाँ पर वो वॉल या स्क्रीन है, आप क्या देखते हो, आप देखते हो जो बिल्कुल सोर्स, दोनों सोर्स के बिल्कुल मिडल वाली जो लाइन है, वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, रोशनी मिलती है बहुत ज्यादा। उसके ऊपर जो है ये नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ऐसे ही होगा, पहले ब्राइट होगा फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा फिर डार्क होगा। इसी तरह इसके नीचे भी ऐसे होगा, मिडल जो होता है सेंट्रल, वो ब्राइट बनता है हमेशा, याद रखना। उसके बाद फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा और फिर डार्क होगा, ये पैटर्न चलता रहेगा। अब आप कहोगे सर ये होता कैसे है? एक्चुअल में जो लाइट आती है वो एक तरह की एनर्जी है, वो एनर्जी सारी वॉल पे डल रही है। सपोज करो, इमेजिन करो ये बनने से पहले क्या हुआ होगा, वहां से पूरी रोशनी डली होगी, वो पूरी रोशनी एक पूरा का पूरा एक ही ब्राइट फ्रिंज होगा, मतलब पूरी एनर्जी एक ही जगह लगी हुई है। अब क्या होता है, ये मान लो उन पूरे के पूरे एक फ्रिंज को आप पूरे के पूरे जो लाइट है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हो, उसे मैं फ्रिंजेस बोल रहा हूं, उसे फ्रिंज में बांट देते हो। ये एक दूसरे पे जब सुपरपोजिशन होता है लाइट्स का, यहां से जो लाइट आती है उसमें भी क्रस्ट और ट्रफ होंगे, इसके भी क्रस्ट और ट्रफ होंगे। जहां पर जिस रीजन में जाकर क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे होंगे वहां ब्राइटनेस आ रही होगी, क्रस्ट या क्रस्ट मिले या ट्रफ मिले, जैसे आपने सुपरपोजिशन में पढ़ा हुआ है। और जहां पर क्रस्ट से ट्रफ मिल रहे होंगे वहां पर डार्क फ्रिंज बना होगा। ये तो हो गया उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस चीज को। सपोज करो मैंने सबको एनर्जी बराबर बराबर बांटी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से सेट करता हूं फिर उसे चेंज कर दूंगा। सपोज मेरे पास ये कुछ पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ पर्सन्स हैं।
तो मैं क्या करता हूं, सबको 1 1 1 1 1 पेन दे देता हूं। मैंने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, इसको मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कुछ पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, टोटल कितने पेन डिस्ट्रीब्यूट किए, 1 2 3 4 5 कर दिए, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो एक काम करते हैं, इसको नहीं लेके चलते क्योंकि कैलकुलेशन फिर पूरी नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको भी किसी ने दिए होंगे फिर, तो मैं 4 लेकर चल रहा हूं। अभी क्या हुआ कि जब हमने इसको 1 1 1 पेन दिए, मैंने इसका पेन लेकर इसे दे दिया, कुछ प्रोसेस करने के बाद, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद मैंने इसका पेन लेके इसे दे दिया, और इसके पास कितने पेन हो गए, 2 हो गए। चलो 1 + 1 2 हो गए, इस पे कितने रह गए, 0। लॉजिक क्लियर हो? मैंने इसका पेन लेकर इसे दे दिया, इस पे कितने रह गए, इस पे कितने हो गए, 2 हो गए। देखो लॉजिक देखो क्या हुआ, अब टोटल करो कितने हैं, मतलब 4 ही है, मतलब जितनी, अब मैं इनको एनर्जी बोल रहा हूं, इन पेन्स को एनर्जी बोल रहा हूं। पहले मैंने बराबर एनर्जी बांटी थी सबको, अब मैंने क्या किया, इससे लेकर इसे दे दिया, इससे लेकर इसे दे दिया, अब भी टोटल वही एनर्जी है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी एज पर द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। मतलब जहां पर क्रस्ट से क्रस्ट मिला उसको ज्यादा मिलना चाहिए रोशनी, एनर्जी, और जहां पर क्रस्ट से ट्रफ मिला उसको कम मिलना चाहिए, मतलब वो जो एनर्जी है डार्कनेस, रोशनी का ना होना मतलब डार्कनेस। मैंने पहले क्या किया, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर, फिर मैंने बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रीडिस्ट्रीब्यूट जब मैंने किया, जहां कुछ भी नहीं रहा वहां डार्कनेस आ गई, जहां सब कुछ आ गया वहां ब्राइटनेस आ गई, जहां कुछ नहीं रहा डार्कनेस आ गई, जहां सब कुछ आ गया वहां ब्राइटनेस आ गई। तो इस तरह से डार्क ब्राइट पैटर्न मेरे पास आ गए, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी। पहले समझो, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी व्हेन 2 or more waves from 2 coherent sources superimpose on one another। लॉजिक क्लियर हुआ कि जब 2 या 2 से ज्यादा जो लाइट की वेव्स होती हैं, मगर वो कहां से आनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज से आने चाहिए। मैं वर्ड बताऊंगा कोहेरेंट का क्या मतलब होता है। जब वो सुपर इंपोज होती है तो वह कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, उसके अकॉर्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, जिससे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बन जाएंगे। इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। एक वर्ड मैंने मेन फोकस किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। पहले था डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस कैलकुलेशन को छिपा देते हैं। अब आपके पास है क्या, आपके पास है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यही हमारे पास मिलते हैं उस डार्क रूम में। लॉजिक क्लियर है? इंटरफेरेंस देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन, interference of light is the phenomenon of redistribution of light energy, in a medium, redistribution of light energy in a medium on account of interference of light is the phenomenon of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light on account of superposition of light wave from 2 coherent sources, superposition of light wave from 2 coherent, coherent coherent sources। ये अलग से टॉपिक मैं बनाऊंगा, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। अभी इसमें लिखो, इसी के नीचे इंटरफेरेंस में लिखो, सब हेडिंग है इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, जैसे आपने बोला था ना कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इसी तरह मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा बताओगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा? जैसे सुपरपोजिशन पढ़ा, जब क्रस्ट से क्रस्ट मिला होगा या ट्रफ से ट्रफ, तो हमें मिल जाता है ब्राइट फ्रिंज, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और डिस्ट्रक्टिव कब होगा? जब क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा तो मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगा। भागोगे सर ये कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए था, ऐसा क्यों?
क्योंकि मैं कोहेरेंट वर्ड का मतलब बता दूं आपको, कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जो सेम वेवलेंथ रखते हैं, दोनों रोशनी सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या सेम फेस है। फेस का मतलब है 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, मतलब कुछ एंगल आगे कुछ एंगल पीछे, ये अगर है तो कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए बीच में, या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। लॉजिक क्लियर है? अब मान लो दो कोहेरेंट सोर्सेज थे, अब मेरे पास एक वेव ये है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है, और एक और वेव है वो भी ऐसी ही है, उसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए ही है। जब जो जुड़ के बनेगी तो कितनी बनेगी? a प्लस ए 2a बनेगी, तो बोलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइटनेस। अब डार्कनेस में समझो, जो क्रस्ट मिल रहा है वो a एम्पलीट्यूड का ही है, और जो ट्रफ मिल रहा है वो भी a एम्पलीट्यूड का ही है, जितना प्लस उतना ही माइनस, कुछ बचा ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? डार्कनेस मिलेगी, हमें अंधेरा मिलेगा, तभी तो बिल्कुल डार्क हो जाता है। ठीक है, लॉजिक समझे हो ना? जितना प्लस, पहले क्या लिखा था? a माइनस बी, तो कुछ बच गया था, अब ये तो a माइनस ए है, a माइनस ए कितना हो जाएगा? 0, तो डार्कनेस हो गया। लॉजिक क्लियर है? तो आपने क्या लिख लिया? कंस्ट्रक्टिव में लिखो व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट और ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, comma, then at a point the resultant intensity of light, then at a point the resultant intensity of light is maximum, then at a point the resultant intensity of light is maximum, comma, interference is said to be constructive, interference is said to be constructive, interference is said to be constructive। ठीक है, क्लियर है? अब लिख लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ जी, ये इसी के टाइप है, मैंने कहा इसी की सब हेडिंग बनानी है इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, when crust fall on trough, destructive interference में लिखो when crust fall on trough। इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाले, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। when crust fall on trough, then at a point the resultant intensity of light, then at a point the resultant intensity of light is minimum, the resultant intensity of light is minimum, comma, interference is said to be destructive, is minimum, comma, interference is said to be destructive। आई थिंक लॉजिक क्लियर है? अब इसमें एक वर्ड जो बीच में आ गया था, आपको बोला गया था कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज, देखो अगर कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग, मतलब मेरे पास एक बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, सेम वॉट का है, सेम कमरे में लगा दिया, सेम इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, तब भी वो कोहेरेंट नहीं होंगे। मतलब अगर दो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होंगे। कोहेरेंट मतलब उनकी वेवलेंथ सेम नहीं होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, उनका फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और कांस्टेंट फेज का डिफरेंस है या कांस्टेंट सेम फेज है, ये बोल सकते हो, दैट इज द कोहेरेंट सोर्सेज। तब आप कहोगे सर फिर कैसे हो सकते हैं कोहेरेंट सोर्स? या तो सोर्स और उसकी इमेज लो, जैसे मिरर में एक इमेज ले लेते हैं ना, सोर्स और उसकी इमेज, तो वो कोहेरेंट हो सकते हैं, यही एग्जांपल है कोहेरेंट सोर्स का। या आप क्या करो, एक मेन सोर्स यूज करो
उसको इल्यूमिनेट कर दो, छिपा दो और 2 स्लिट कट कर दो, तो यहां से भी रोशनी निकलेगी, यहां से भी। वो एक ही सोर्स से आई है, तो जब एक ही से आए तो वो एक जैसी होगी, तो मतलब वो दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वाला प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। हम एक सोर्स से ही 2 सोर्स बनाकर उन्हें कोहेरेंट बना देते हैं, मतलब वो आपस में कोहेरेंट हो जाते हैं, तब उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। लॉजिक क्लियर है? राइट डाउन कोहेरेंट सोर्सेज। The sources of light which emit light, the sources of light which emit light waves, which emit light waves of the same wavelength, which emit light waves of the same wavelength, comma same frequency, which emit light waves of the same wavelength, comma same frequency, and in same phase, and in same phase, वो एक ही फेज में है, and in same phase, or having a constant phase difference, or having a constant phase difference, are called coherent sources, are called coherent sources. Full stop. For example, a source and its image. For example, a source and its image. I think coherent source के बारे में बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इंटरफेरेंस आप चाहते हो सस्टेन बने। सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब है जो पैटर्न है वो बना रहे, टाइम के साथ ब्लर ना हो, खत्म ना हो, चेंज ना हो, तो आपके पास दोनों सोर्स कोहेरेंट होने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यही हम और लिखेंगे, एक टॉपिक इसी के साथ बनाएंगे, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या कंडीशंस हैं? ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। कंडीशंस for sustained interference। अगर आप चाहते हो कि इंटरफेरेंस सस्टेन रहे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस सोर्सेज की, या उस सेटअप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरा, सोर्सेज नैरो होने चाहिए, मतलब जो आपने ये कट किया है, ये जो स्लिट कट की है वो नैरो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे बल्ब की जितनी बना दे हमने, ठीक है, ये नैरो स्लिट होनी चाहिए जहां से रोशनी निकल रही है। थर्ड वन, जो लाइट एमिट हो रही है वो कॉन्टिन्यूस एमिशन होना चाहिए, लाइट कॉन्टिन्यूस एमिट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। लॉजिक क्लियर है? लॉन्ग टाइम के लिए और कॉन्टिन्यूस लाइट एमिशन होना चाहिए। साथ ही साथ ये लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ की बात हो रही है। आप लाइट की तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमें पता है, बट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो दोनों सोर्स हैं ये सेम वेवलेंथ मतलब मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। बताओ लॉजिक क्लियर है? तो राइट डाउन वन बाय वन पॉइंट्स में लिखो। सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। नंबर 2, sources should be monochromatic, sources should be monochromatic। Number 3, sources should be narrow, narrow यहाँ ये वर्ड नैरो है, ये जो सोर्सेज देखो, नैरो का मतलब ये है कि जहां से रोशनी आ रही है वो ज्यादा वाइड नहीं है, दैट इज नैरो। नेक्स्ट लिखो, सोर्सेज शुड एमिट लाइट कॉन्टिन्यूसली, सोर्सेज शुड एमिट लाइट कॉन्टिन्यूसली। और एक्सपेरिमेंट के लिए एक मेन चीज ये है, ये जो आप 2 कट लगाओगे, स्लिट्स बनाओगे, ये इतना नहीं एक बहुत ज्यादा दूरी पर है,
कि वो आपस में सुपर इम्पोज ही ना कर पाए, तो इसलिए वो थोड़े से पास होने चाहिए, ज्यादा पास नहीं, मतलब इतनी दूर नहीं होने चाहिए कि वो आपस में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या आपस में सुपर इम्पोज ना कर सके, ठीक है ना। तो राइट ऑन लास्ट पॉइंट, sources should be near to each other, sources should be near to each other, sources should be near to each other. Okay, सस्टेन का मतलब होता है लंबे समय तक बने रहना, मतलब वो आपका पैटर्न जो आपको मिल रहा है वो लंबे समय तक तभी बना रहेगा जब तक कि वो ये जो कंडीशन हमने लिखी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ना हो, कॉन्टिन्यूअस ना हो, नैरो ना हो, तो ये नहीं रह पाएगा। तो आप चाहते हैं कि वो बना रहे तो ये कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, ये किया किसने था? ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आगे, ये किया था यंग्स ने, यंग्स जवान, नाम है उसका यंग्स, ठीक है। तो उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि यंग्स ने क्या किया, उसको मैं समझा जरूर रहा हूं, वो आपको ये नहीं है कि भाई बोर्ड में लिख के आना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। मैं भी छोटे से हिस्से में पूछ भी ले, आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा, वो थ्योरी जो है वो सारी समझाऊंगा, लिखवा नहीं रहा हूं। हाँ, उसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, कंडीशंस कि किस कंडीशन में आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होना है, किस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस होना है, तो वो मैं कंडीशंस आपको सोल्व आउट कराऊंगा। तो अभी एक टॉपिक बना लो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो, डबल स्लिट का मतलब है आपके पास दो सोर्सेज है लाइट के, यहां पर आगे हम डाइफ्रैक्शन करेंगे, उसमें सिंगल स्लिट होता है, मतलब उसमें एक ही सोर्स होता है। जब कहीं पर भी यंग्स ना लिखा है, आपसे डबल स्लिट बोल दिया जाए तो आप समझ जाना वो इंटरफेरेंस की बात हो रही है, जब सिंगल स्लिट बोला जाए तो समझ जाना डाइफ्रैक्शन की बात हो रही है। लॉजिक क्लियर है? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने, कैसे से पैटर्न मिले। इसने एक मेन सोर्स लिया, लाइट सोर्स लिया, सपोज करो ये एक स्फेरिकल, जब स्फेरिकल आप सोर्स लेते हो तो उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। हम एक्सपेरिमेंट को राइट हैंड साइड में परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है, यहां से कुछ रोशनी लाइट निकलनी चाहिए, तो मुझे क्रस्ट और ट्रफ भी दिखाने हैं। तो डायग्राम में दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, जो वेव फ्रंट की फॉर्म में ही चल रहे हैं, ये जो डार्क लाइन बनाऊंगा ये तो है क्रस्ट, और एक इसके बाद डॉटेड लाइन बनाऊंगा वो हो जाएगा ट्रफ। बताओ, लॉजिक क्लियर है? इसी तरह मैं क्रस्ट ट्रफ बनाता चला जाऊंगा आगे। तो ये एक्चुअल में कंपास से बनेगा भी, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगी तो ये सही जगह पर मिलेंगे नहीं लाइन, तो बस आइडिया बता रहा हूं। ऐसे करते करते चलते चले जाएंगे आगे लाइन। मैं इसके सामने एक कार्डबोर्ड या प्लाई का पीस रख देता हूं, ये वो मेरी सेंट्रल लाइन है, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर यहां पर एक होल कट किया है, यहां पर एक होल कट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गए हैं, दो स्लिट बन गए, दो सोर्स बन गए। इससे जो लाइट निकलने वाली है उसकी वेवलेंथ इसकी जितनी होगी, दोनों की सेम होगी, तो दोनों की सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो कांस्टेंट फेस या सेम फेस की है यहाँ पे, तो ये मोनोक्रोमेटिक है। तो इससे भी निकालो, ये आगे तक बढ़ाओगे भी, ये मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, ऐसे तो आगे आप बढ़ाओगे इसे, क्योंकि यही तो रोशनी आगे तरफ जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी। बीच में आ गया है, मतलब लाइट इस पे डलनी शुरू हो गई। अब यहाँ से लाइट निकलेगी। हाँ जी, तो ये जरूरी नहीं है पहले ट्रफ और क्रस्ट ही होने चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी बना लो, पहले जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चल रही है, बस आगे ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ से देखो, ये जो स्लिट कट की है एक लाइन में स्लिट कट की है। जब एक लाइन सोर्स होता है तो उसके चारों तरफ वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। तो मगर साइड में तो ऐसे ही दिखेगा ना सर्कुलर, आपको साइड में से जो अगर देखना चाहोगे सिलेंडर का आधा हिस्सा,
तो सिलेंडर के आधे आधे हिस्से तो ऐसे दिखेंगे सर्कल की फॉर्म में, तो यहां भी ऐसे ही बनाओ, इसको सेंटर मानते हुए क्रस्ट क्रस्ट एक जैसे बनेंगे दोनों के, ट्रफ ट्रफ। तभी कह रहा हूं कंपास से बनेंगे, वरना यहां पर गलतियां हो जाएंगी। क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ। ठीक है, तो प्रोसीजर बता दो, प्रोसीजर समझ आ गया ना आपको? ठीक है, गलतियां हो सकती हैं ऐसे, क्योंकि देखो कम ज्यादा हो गया, अब ये थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा सा कम रखना था, कम होता तो यहां मिलता है। एक बार इसको थोड़ा ठीक ही कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे, आगे बनाते चल जाओ। अब लो जी, देखो क्या हो रहा है, यहां पर कौन मिल रहे हैं? क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं? ये डॉट लाइन कैसी है? ट्रफ। ये डॉट लाइन कैसी है? ट्रफ। ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। जहां क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है, यहां क्या मिल रहा है? क्रस्ट से क्रस्ट। जहां क्रस्ट से क्रस्ट मिले, ट्रफ से ट्रफ मिले, वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज। तो सेंटर पे हमेशा क्या बनता है? मैंने पहले भी बताया था, ब्राइट फ्रिंज बनता है। बताओ लॉजिक क्लियर हो? अब इससे ऊपर चलते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी लाइन ले लो, ये मेरे पास क्या चीज है? ट्रफ। और ये मेरे पास क्या है? ये यहां मिल रहा है, और भी मिलेंगे यहां पर। जैसे ये क्या चीज है? ट्रफ। और ये क्या चीज है? क्रस्ट। ये मिले ना, इनसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, यहां क्या बन रहा होगा? डार्क फ्रिंज। इसी तरह यहां पर है, नीचे आ जाओ, यहां पर यहां क्या मिल रहा है? ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। ठीक है, यहां क्या चीज है? ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, तो यहां से एक लाइन आएगी। ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ऐसे बनते हैं ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करके बता दिया कि जहां क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहे हैं, वहां पर आपका ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और यहां पर जहां क्रस्ट से ट्रफ मिल रहे हैं, वहां पर डार्क फ्रिंज बन रहे हैं। दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लॉजिक क्लियर है? ये डायग्राम, इस तरह का डायग्राम मैं सेंड कर दूंगा, नोट करने में तो टाइम लगेगा। लॉजिक समझाना था, थ्योरी है सारी की सारी, मैं थ्योरी भी सेंड कर दूंगा ताकि आप उसमें पढ़ लेना बस एक बार कि कैसे कैसे लिखना है। मेन टॉपिक है कैलकुलेशन की, तो उस कैलकुलेशन को किस नाम से हम पढ़ते हैं? उस कैलकुलेशन के लिए हेडिंग बनाएंगे कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थ्योरी लिखनी नहीं है आपको, वो आप लर्न जरूर कर लेना, समझ लेना, क्योंकि प्रोसीजर समझाया मैंने। हाँ, डायग्राम याद रखो, मतलब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना आता भी नहीं है। लिखो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो आपने इसमें पढ़ लिया डायग्राम में, बट जब कंडीशन की बात आ गई तो मतलब आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे कि कब हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी कितने टाइम हुआ है? 29। ओके, देखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो क्या करते क्या हुआ, इंटरफेरेंस जब करते हो आपके पास दो वेव्स होनी चाहिए, फिर वो आपस में सुपरइम्पोज करेंगी, तब आपको रिजल्टेड वेव मिलने वाली है। तो मैं मान लेता हूं, कंसीडर करता हूं, मेरे पास टू वेव्स हैं। फर्स्ट वेव जो है वो है y1 विच इज a sin ओमेगा t। एक मेरे पास ये वेव, एक और वेव है मेरे पास जो कि है y2 b sin ओमेगा t प्लस फाई। मैं प्लस फाई लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ फेस का डिफरेंस शो करना है, मतलब एक अलग है इससे, ये अलग है, ये अलग है। मान लो आपको सर फेस का डिफरेंस नहीं है,
कोई बात नहीं, रिजल्टेंट में इसको 0 कर देंगे, बाद में कर देंगे जब नेट रिजल्ट आ जाएगा, उस समय हम इसको अलग करके दिखा सकते हैं। अभी के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें एक फेज का डिफरेंस भी आ गया है साथ में, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें करना है सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन करेंगे तो y इज इक्वल y1 प्लस y2 होना चाहिए। कर दें इसको ऐड, y1 की जगह a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, यहां पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। अगर आपने पढ़ा है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला याद कर लेना, साइन a कोस b, ये a है ये b है, मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं यहां पर, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। इसको मत समझ लेना ए बी, ये अलग चीजें फॉर्मूला में हम पढ़ा करते थे, कैपिटल ए कैपिटल बी लगा देते थे इसकी जगह, फिर इसको ओपन करते थे, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है। अब इसको ओपन करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना मतलब बी को इसके साथ लिख दो, बी साइन ओमेगा टी कोस 5, और ये बी इसके साथ भी है, बी कोस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, यहां साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, तो कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं, साइन ओमेगा टी कॉमन निकला तो यहां बच गया a, यहां b बच गया और cos 5 बच गया, b cos 5। लॉजिक क्लियर है। प्लस यहां पर मैं इसे अलग लिख लेता हूं, cos ओमेगा टी को पहले लिख देता हूं, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक कांस्टेंट चीज है, b भी और sin 5 भी। कांस्टेंट कैसे, क्योंकि मैंने फाई को कांस्टेंट फेज डिफरेंस माना है, तो वो कांस्टेंट चीज कहलाएगी। अब देखो, आप थोड़ा सा समझो, जब आपको मैंने सुपरपोजिशन बताया था, मैंने एक वेव ली थी, वो एक साइन की वेव थी, अगली वेव भी एक साइन की वेव थी, जब जुड़ी तो आंसर भी एक साइन की वेव आई, तो साइन की वेव में साइन की वेव मिली तो आंसर भी एक साइन की वेव आई। तो इससे ये सिर्फ ये समझना है कि ये एक प्रोसीजर सही चल रहा है, मतलब हम साइन की वेव में एक साइन की वेव ऐड करके एक साइन की वेव क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब इससे वो चीज समझ नहीं आ रही है, जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड मतलब जैसे इसके आगे a लिखा है, इसके आगे b लिखा है, उसके आगे भी कुछ ना कुछ होगा जो इन सबका रिजल्टेंट होगा, उसे मैं कैपिटल R मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, कैपिटल R। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका जो एंगल होगा, कोई रिजल्टेंट एंगल होगा उसके पास भी, ठीक है। तो मैं इस चीज को चेंज कर रहा हूं ताकि मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव यहां पर बन जाए। मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। ये जो हिस्सा है, आपको एक फॉर्मूला दोबारा याद करना चाहिए, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ऐसे करते हैं ना। साइन ए है, कोस बी आना चाहिए, प्लस कोस ए साइन बी आना चाहिए, ऐसा देखो फॉर्मूला बन सकता है यहां पर। तो मैं इस वाले हिस्से को क्या पुट कर लेता हूं, इस वाले हिस्से को a प्लस बी कोस 5 को मैं कोस थीटा पुट कर लेता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मैं r लगा देता हूं। दोबारा समझो, मैंने इस हिस्से को इससे रिप्लेस कर दिया, ये रिजल्टेंट का एंगल आ गया और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ गया इसके साथ। तो मैं इस हिस्से को लिख सकता हूं, लेट्स सपोज कंसीडर करके r कोस थीटा। इसके बाद फिर आ जाता है, इस वाले हिस्से को भी चेंज कर रहा हूं, b साइन 5, इसकी जगह मैं लिखता हूं r साइन थीटा। ये थीटा रिजल्टेंट का एंगल हो जाएगा और ये उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास देखो आंसर क्या आता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हो, इसको 3 लिख सकते हो इक्वेशन 1 से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आंसर आया, y इज इक्वल अच्छा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, बट इसके साथ ये सब चीजें हैं तो इसकी जगह ये आ जाएगा, क्या आएगा, r कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी r साइन थीटा। बताओ लॉजिक क्लियर है। r दोनों में है, कॉमन निकाल लो, देखो क्या क्या बच गया, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन a प्लस बी, तो r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखो जब मैंने
एक नई वेव बनाई, वो भी एक साइन की वेव आई जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r है और जिसका जो रिजल्टेंट एंगल है, देखो रिजल्टेंट एंगल साथ में जुड़ गया। यहां पर क्या था, यहां पर साइन ओमेगा टी, एक कांस्टेंट फेज का डिफरेंस, जब दोनों को आपने ऐड अप किया तो आपके पास एक साइन की वेव आई जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा r, और उसका जो रिजल्टेंट एंगल है उसमें ऐड हो गया जब आपके पास रिजल्टेंट वेव बनी। अब यहां से आपने ये चीज प्रूव की है कि जब दो वेव मिली एक नई वेव बनी, बट यहां से हमने ये तो नहीं पता लगाया कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया है? तो यहां पर आपने हार्मोनिक वेव बना दी, इसे हार्मोनिक वेव भी बोल सकते हैं। अब क्या करो, अगर मैं इन दो इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड कर दूं, इन इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड कर दें, क्या करें, यहां पर देखो, यहां अब देखो हमने इस r को कॉमन निकाला है, साइन ओमेगा टी कोस थीटा, कोस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। ये लॉजिक तो क्लियर हो गया। अब ये जो वेव आई है ये एक साइन की वेव है, ये इन्हीं की जैसी वेव है, बस क्या है इसका एम्पलीट्यूड, ये इनका एम्पलीट्यूड इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है, और इसमें जो एंगल आया है, रिजल्टेंट एंगल आया है, वो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कर दे, सेकंड थर्ड को स्क्वायर ऐड करो, इसको स्क्वायर और ऐड, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अच्छा राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, यहां से लिख रहा हूं, a प्लस बी का, a प्लस बी कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, ये बनेगा आर स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद है आपको, क्या बनेगा ये 1 हो जाएगा। यहां इसको ओपन करना होगा, अभी के लिए ऐसे लिख देता हूं, a प्लस बी कोस फाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहां तक पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। इसमें वैसे थोड़ा सा लिखना है, चलो लिखो, let the waves from two coherent sources, let the waves from two coherent sources of light, let the wave from two coherent sources of light be represented as पहले लिखोगे नेक्स्ट लाइन में y1a sin ओमेगा t and be represented as BEB लिखना है, कैपिटल B नहीं लिखना, represented as y1a sin ओमेगा t and y2b sin ओमेगा t plus 5। लिख दिया, नीचे लिखना where small a and small b, where a and b are the respective amplitudes, A and B are the respective amplitudes of the two waves, and phi is the constant phase angle, and phi is the constant phase angle by which second wave leads the first wave, by which second wave leads the first wave, by which second wave leads the first wave, full stop। नीचे लिखना according to superposition principle, 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 according to
comma the displacement y of the resultant wave, the displacement y of the resultant wave at time t small t, at time t small t, resultant wave at time t would be given by आगे यहां से नोट कर लो, would be given by आगे यहां से as it is नोट कर लो। यहां लिख लेना लास्ट में हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड आर, ये एक हार्मोनिक वेव बन चुका है। स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड है। देखो ये लेंथी जरूर लग रहा है मगर ये सिंपल है, लेंथी लग रही है कैलकुलेशन बट आपने कोई ज्यादा इतनी बात नहीं की है। हाँ थोड़ा फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अब देखो यहां पर आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना हो गया 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2ab cos 5 प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर 5। ठीक है, अब कुछ और कॉमन आ सकता है, यहां b स्क्वायर है यहां b स्क्वायर है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर यहां से b स्क्वायर लिया तो बच गया यहां cos स्क्वायर 5 और वहां बच गया sin स्क्वायर 5 अगेन 2ab cos 5, तो ये क्या बन गया 1। तो आपके पास फॉर्मूला बना आर स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, तो ये आपने निकाल दिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वेव का मतलब उतनी ज्यादा रोशनी मिल रही है, ज्यादा रोशनी का मतलब है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ। तो यहां पर देखो एक होता है फोटोन पिक्चर, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जब आगे कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, एक होता है वेव पिक्चर ऑफ लाइट, एक होता है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, मतलब लाइट को फोटोन की तरह ट्रीट करो या लाइट को वेव की तरह ट्रीट करो। जब लाइट को फोटोन की तरह ट्रीट करते हो तो वो फोटोन्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, मतलब एक एक पार्टिकल को अलग अलग आप मान सकते हो। बट जब वेव की तरह ट्रीट करते हो तो आप उसकी वेव का एम्पलीट्यूड देखते हो, जब जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा रोशनी होती है। तो यहाँ पर एज पर द वेव पिक्चर ऑफ लाइट जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है। ये हमें थोड़ा सा बेसिक में समझाया जाता है कि जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा उतना ज्यादा रोशनी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज एक मैं आपको एक लैंग्वेज लिखवाऊंगा, पहले लिख ले फिर समझ लेते हैं। अगर इंटेंसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आर स्क्वायर तो ये है, इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 के। जब प्रोपोर्शनल साइन हटा दोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। अब जो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है यही बताएगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क बनेगा। अगर ये मैक्सिमम है तो ब्राइट बनेगा, अगर ये मिनिमम है तो डार्क बनेगा। लॉजिक क्लियर है? सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने जनरेट करना था, यही आगे की कैलकुलेशन देगा कि आगे ब्राइटनेस आएगी या डार्कनेस आएगी। ठीक है, अब यहां तक नोट कर लो, फिर मैं एक लैंग्वेज बनाता हूं। लिखो, सभी लिखो, यहां तक लिख लो। लिखो लिखो। इसको सॉल्यूशन कल
करवा दूंगा, है ना। ये हमारा जो बेसिक टॉपिक है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी इसका सॉल्यूशन हुआ नहीं है क्योंकि 2 पार्ट इसमें अभी लिखने हैं, क्योंकि अभी तक हमें इसको बताया तो है नहीं कहाँ ब्राइटनेस आ रही है, कहाँ डार्कनेस आ रही है। अभी तो हमने इसको प्रूफ किया है यहाँ तक। यहां पर लिखो इसके बाद एज रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, पहले यहां पर लिख लो, इनको लाइन छोड़ दो, यहां लिख लो एज रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, as resultant intensity I is directly proportional to the square of the amplitude, directly proportional to the square of the amplitude of the resultant wave, square of the amplitude of the resultant wave। आगे यहां से लिखना therefore डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्केयर, और आगे सॉल्व करके यहां तक पढ़ा।